नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। क्या मोदी विरोध में ममता बनर्जी को देशद्रोह भी मंजूर है? क्यों ममता बनर्जी एक ऐसे जिहादी इमाम को गिरफ्तारी से बचा रही हैं जो खुलेआम देश को तोड़ने की बात करता है, जो खुलेआम देश के मुसलमानों को बदनाम करते हुए कहता है कि वो और देश के 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, जो खुलेआम जिहाद की धमकी देता है और खुलेआम देश के कानून का मजाक उड़ाता है। ये वही जिहादी इमाम नूर उल रहमान बरकती है जो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लिए प्रार्थना सभा करा चुका है, टीवी पर खुलेआम दूसरे का सिर कलम करने की धमकी दे चुका है और अब कानून का माखौल उड़ाकर कहता है कि लाल बत्ती पर देश का कानून नहीं, ब्रिटिश राज का कानून मानूंगा। और तो और वो खुलेआम देश में लोगों को जिहाद के नाम पर मारने की बात कहता है, पीएम को धमकी देता है। लेकिन क्यों बंगाल में खुलेआम ऐसी देश विरोधी बातें करने वाला आजाद घूम रहा है? क्यों अब तक बरकती के खिलाफ एक केस तक दर्ज नहीं हुआ? क्या इसकी वजह बरकती को ममता बनर्जी की शह है? ममता ने अपनी सरकार में बरकती को पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड का ऑब्जर्वर बनाया। बरकती को ममता बनर्जी का राजनीतिक सलाहकार भी कहा जाता है। तो क्या ममता बनर्जी तुष्टिकरण के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है? जी न्यूज का यह मानना है कि अगर ममता बनर्जी सरकार कानून व्यवस्था का जरा भी सम्मान करती है तो मौलाना बरकती को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। इसलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि बंगाल में कट्टरपंथी सोच की प्रायोजक क्या ममता सरकार है, और क्या मोदी के विरोध में ममता बनर्जी को देशद्रोह भी मंजूर है? क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान दिया जाए। इफ हमें पाकिस्तान दिया जाए, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे? पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने? हमारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो भी मर गया है, काट दीजिए, तेरा खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन। अगर आपने इसको मुकम्मल बना दिया है हिंदू राष्ट्र और आपने कहा अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जैसे गाय का गोश्त नहीं चल रही है, अब यहाँ नमाज नहीं चलेगी, अब यहाँ अजान आप उतारिए, मैक उतारिए, आप यहाँ कुरान को ख़त्म कीजिए, तो फिर और क्या करेंगे? आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिहाद में तो खलास कर दिया जाएगा, कोई कहानी नहीं है। वो तो आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जिहाद तो हम लोग कर ही रहे हैं। हमारा जिहाद तो 100 साल से चल रहा है, कोई ख़त्म नहीं हुआ है। किसी की यहाँ किसी की लाल बत्ती बंद नहीं हुई, और लाल बत्ती काहे बंद हुई? हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे, सही कानून को मानते हैं। हम सब देख चुके हैं दुनिया में, अभी नया नया चोचला जिसको बोलते हैं चोचला, ममता बनर्जी जवानी में सब खाई हैं। सबसे मुराद समझा, तुम्हारे टीवी पे बोल रहे हैं, झूठ झाट नहीं है। माशाअल्लाह खस्सी का बिरयानी भी खाई है, बाकी सब अब बेचारी नहीं खा पा रही है। देखिए, निहायत मने बदतमीजी वाला बयान है। इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। और ये बरकती भाई साहब जो है ये इसके पहले भी बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स कर चुके हैं, अनाप शनाप बक चुके हैं, और बड़े क्लियरली उन्होंने ये प्रकट कर दिया है कि ममता बनर्जी को चुनावी फ़ायदा वो पहुंचा रहे हैं और इसलिए उनके लिए जो है 7 खून माफ़ है। देखिए, ऐसे लोगों को राजनीतिक बातों में नहीं आना चाहिए, और जो लोग भी इस तरह का बयान देके समाज में द्वेष पैदा करते हैं, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी धर्म के अपने को शुभचिंतक बताते हों, जो घृणा का माहौल पैदा करते हों, जो टकराव का माहौल पैदा करते हों, वो किसी धर्म के शुभचिंतक नहीं हो सकते। एक कहावत है कि टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, जिसकी सरगना जो है वो ममता बनर्जी जैसे लोग हों, तो ऐसी ही शब्दावली और ऐसे ही लोगों जो हैं वो पाए जाएंगे इमाम बरकती जैसे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बरकती की बदजुबानी कब तक बर्दाश्त करेगी पश्चिम बंगाल पुलिस? दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के विरोध में ममता बनर्जी को देशद्रोही भी मंजूर है? तीसरा सवाल, देश तोड़ने की धमकी पर ममता बनर्जी खामोश क्यों है?
और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बंगाल का बगदादी कब होगा गिरफ्तार? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए जफर इस्लाम है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉयचे बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हमारे साथ पवन खेड़ा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, वो मुंबई की हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह के सलाहकार हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। सैयद शाह आतिफ अली कादरी पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में गायक सोनू निगम के ऊपर जूतों की माला पहनाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान इन्होंने ही किया था। ये भी आज हमारे साथ हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हमने ममता बनर्जी सरकार में, तृणमूल कांग्रेस में कम से कम 8 बड़े नेताओं को फ़ोन किया, लेकिन कोई भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको भी जानना चाहिए हमने किस किस से बात की। हमने बात की मुकुल रॉय से, जो सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। मुनमुन सेन सांसद हैं टीएमसी की, उन्होंने भी इसमें आने से मना कर दिया। सौगत रॉय सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने भी इस मामले पर जवाब देने से मना कर दिया। दिनेश त्रिवेदी सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने भी इस मामले पर जवाब देने से मना कर दिया। अनुपम हाजरा सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखने से मना कर दिया। शताब्दी रॉय सांसद हैं टीएमसी की, उन्होंने भी इस मामले में टीएमसी का या पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखने से इनकार कर दिया। दशरथ तिर्की सांसद है टीएमसी के, वो भी इस मामले में अपनी सरकार, अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए तैयार नहीं हुए। महुआ मोइत्रा विधायक है टीएमसी की, वो भी इस मामले में ममता बनर्जी सरकार या फिर अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि ममता बनर्जी की सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है, उनकी मदद कर रही है, उनको शील्ड कर रही है, लिहाजा इस मामले में बोलने तक के लिए कोई आने को तैयार कार्यक्रम में नहीं हुआ। पवन खेड़ा, सबसे पहला कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं इस मामले में। तृणमूल कांग्रेस के 8 बड़े नेताओं को हमने फोन किया, एक भी आने को तैयार नहीं हुआ। क्या हम इससे यह समझें कि उनको कहीं ना कहीं इनका छुपा हुआ समर्थन है? तो वो तो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, आप इसको कैसे लेते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस तरह की वाहियात बातों को आप लोग तवज्जो ही क्यों देते हैं। मेरे को लगता है कई चैनल्स ने इस तरह के धर्मगुरुओं को पाल रखा है, गोद ले रखा है, उनसे कोई बात कोई निकल आती है, आप लोगों की टीआरपी चलती है। माफ कीजिएगा, मैं तो इस तरह के प्रोग्राम्स को एक तरह से इन लोगों को प्रमोट करने का प्रोग्राम मानता हूं। खेड़ा साहब, आप क्यों आए? आप भी मना करते ना अपनी पार्टी को कि मुझे मत भेजो। आपने तो अभी भी ट्वीट भी किया है, मुझे देखिए 5 बजे जी न्यूज़ पर। मेरी पार्टी का आदेश है, बढ़ा रहे हैं सर, आप चाहें तो मैं अभी बंद करके चला जाऊंगा। अपनी पार्टी को मना करते हैं सर, आप यहाँ मेरी नौकरी करेंगे अपनी पार्टी की सर। मैं जो मेरे सर मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को रिपोर्ट करते हैं। आपके चैनल पे मेरे को अगर बोलने का अधिकार नहीं है, आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है सर। ये मैं बिल्कुल आप टीवी चैनल पे तुरंत आरोप लगा देते हैं। यही बात आप यहाँ पवन खेड़ा जी, आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। आप टीवी चैनल पे तुरंत आरोप लगाते हैं और आप भी इन लोगों को पगला कहकर, बेवकूफ कहकर बचाते हैं। बुलाइए, आप इनको पागल कहकर, बेवकूफ कहकर बचाते हैं। आप भी शील्ड करते हैं लोगों को। असल में मुझे बुलाते हैं, आप भी शील्ड करते हैं सर ऐसे लोगों को। भी बोलूंगा और जिन जिन के लिए मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। लोगों को आप ना बुलाइए, हम तो बोलेंगे सर। हम तो आपकी पार्टी को फोन करते हैं, उन्होंने कहा पवन खेड़ा मिलेंगे, हमने कहा ठीक है, पवन खेड़ा को बताएंगे। कर रहे हैं कि आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्यों इस तरह कहते हैं आपकी पार्टी को फोन करके, लेकिन आपको लगता है आप शोर शराबा करके मौलाना बरकती को बचाने का काम कर लेंगे, खेड़ा आपको नहीं करने दूंगा। तो आप हमारी पार्टी को हाँ या ना बोलिए, आप मौलाना बरकती के साथ है या नहीं कर रहे? हम तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मौलाना बरकती के बयान पर क्या है? कैसे करेंगे? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मौलाना बरकती पर क्या है? उनके खिलाफ हैं, ये वाहियात बातें हैं। आप सुनिए, पहले बोलिए। ये वाहियात बात है, हम इनके खिलाफ हैं। ठीक है, बात खत्म हो गई। आप जो सुनना चाहते थे वो बोला, बात खत्म हो गई सर। वाहियात बात है, हम इनके खिलाफ हैं। बात खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई है। ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। आप भी अपनी टीआरपी इन्हीं मौलानाओं के आधार पर बढ़ाते हैं। आप क्यों ट्वीट करके प्रचार कर रहे हैं फिर इस कार्यक्रम का? क्यों ट्वीट करके प्रचार करते हैं इस कार्यक्रम का? क्यों करते हैं? मैं मुझे देखिए 5 बजे जी न्यूज़ पर जहां भी मैं लिखते ना वहां पर कि मैं मजबूरन जा रहा हूं क्योंकि मेरी पार्टी ने कहा है, वरना मैं ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और मैं ये भी ट्वीट करूंगा, रोहित जी, अब ये भी ट्वीट करूंगा कि टीआरपी कैसे बढ़ाई जाती है। हाँ करिए ना सर, करूंगा। आप पहले अपनी पार्टी की टीआरपी देख लीजिए सर, उसके बाद चैनल की टीआरपी बढ़ाने के नुस्खे सिखाइएगा।
प्लीज जी जी छोड़ जी, दीजिए आप सर, पार्टी को छोड़ दीजिए, आप पार्टी की टीआरपी संभालिए, चैनल की टीआरपी हम देख लेंगे अपने आप, बढ़ा रहे हैं, हम और भी उसके लिए जानते ज्ञान हमें आपसे नहीं आप भी चाहिए। पार्टी की आप अपने TRP राजनीतिक बढ़ाते हैं, अनुभव हम भी को वो भी अपनी जानते पार्टी की टीआरपी के लिए आप इस्तेमाल भी कीजिए एक सर। TRP बना अभी रहे हैं अभी किसी सर पार्टी की। बड़े लेसन अरे दिए आप जनता ने अपने- आपको उत्तर अपने- प्रदेश में, आप भी किसी आप वहां पार्टी का अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं संभालिए साहब। प्लीज। आप मत मुंह जफर इस्लाम, खुलवाइए, आप मत मुंह खुलवाइए। अरे सर रहने मत मुंह दीजिए खुलवाइए, आप भी किसी प्लीज पार्टी का ही सर। टीआरपी सर आप कितना भी मुंह खोल लीजिए पवन खेड़ा जी, क्यों रहने प्लीज दें? प्लीज क्यों सर नहीं? आप छोड़ भी दीजिए, सुनना भी सीखिए सर आप, अरे आप कितना सर सुनाते छोड़ हैं हम दीजिए ना, लोगों को, हम भी आपसे नहीं सुनाएंगे सीखना साहब। है, आप छोड़ दीजिए सर सच प्लीज सुनना सीखिए रोहित सर, जी, प्लीज सच आपसे नहीं सुनना सीखना है सीखिए। पवन खेड़ा जी, सबसे प्लीज सीखना सर, चाहिए, हम तो आपसे प्लीज बहुत कुछ सीखते हैं, प्लीज सर, हम आपसे बहुत प्लीज सीखते हैं, आप सर, भी कुछ सीख लीजिए, प्लीज सर, आप भी प्लीज कुछ सीख लीजिए, अच्छा प्लीज रहेगा। पवन जी अच्छी चीज कीजिए, मैं निश्चित तौर पे आपसे सीखूंगा, प्लीज आप थोड़ा सब्र क्यों इन रखिए। मौलानाओं को आप इतना महत्व पवन दे जी रहे हैं? हाँ ये सवाल क्यों दे उठाइए रहे ना, हैं? तो इसका जवाब ये सवाल दीजिए। उठाइए, मैं आपके साथ हूँ, आपका जवाब भी देश बोलिए, सुनना मैं इस चाहता है। सवाल पे आपके साथ उठा हूँ, रहा बोलिए मैं, इस बात क्यों को इन लोगों का, तो मेरा ये चैलेंज है, आप इसका उत्तर भी है मेरे पास, मैं तो कह रहा हूं इस तरह के वाहियात लोगों को आप क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? आप सवाल भी पूछ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं उत्तर भी मेरे ही पास है, तो इसका मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो फिर मैं आपसे क्या बात करूंगा मैं सर? चुप हो जाता हूं साहब, आप तो पहले ही घर से प्रेजुडिस होके आए हैं, तो फिर मैं आपसे क्या जवाब दूंगा सर? भी लोकतंत्र होता है सर वो लेकिन अगर केवल आप कह रहे हैं कि सर लोकतंत्र सुनिए नहीं ना, है, वो कोई स्टूडियो राह में, तो मैं चलते चुप हो मौलाना जाता हूं, नहीं है, लेकिन इस बात को आप पूछूंगा। जान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी अरे सरकार राह ने चलते बनाइए उनको वक्फ बोर्ड का आप उनको ऑब्जर्वर राह चलते बनाया है, बनाइए, उनको इग्नोर सर करिए। लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली है, आप सुरक्षा ऐसे मिली है। लोगों को रोहित सरदाना जी इग्नोर सर, करेंगे, सर उनको लाल जिस बत्ती दिन ऐसे ही नहीं मिल गई है, सरदाना इस आप मौलाना को समझिए इग्नोर करेगा वो राह चलता हो सर, जाएगा। ऐसे ही नहीं मिल गई है उनको लाल जिस बत्ती, दिन समझिए रोहित इस बात को सरदाना आप। इस मौलाना अगर को आपको इग्नोर लगता है करेगा, कि आप वो ये कह के कि मौलाना अरे ये तो सड़क पे बेकार के चलने मौलाना वाला हो इनकी बात जाएगा। को तवज्जो क्यों दे रहे हैं, आप उनको कवर रोहित फायर देना चाहते हैं, आप सरदाना जी दीजिए, मुझे जिसको कोई आपत्ति importance देते नहीं, हैं, वो आप खुल के भी important कवर हो जाता कीजिए, है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पवन बिल्कुल खेड़ा, नहीं, लेकिन अब मैं आप समय बोल जाया रहा कर रहे हैं और हूं, कुछ नहीं रोहित कर रहे हैं, और रोहित आप तय करके सरदाना आए जी इस कि आदमी समय को जाया करना है, महत्व दे तो मैं रहे उसके लिए आपको हैं, छूट नहीं दे इसलिए वो सकता। आदमी महत्वपूर्ण प्लीज है। आई एम मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट। रोहित सरदाना इनको जफर इस्लाम महत्व देना बंद कर देगा, जफर इस्लाम, ये मैं आपके मौलाना पास आ रहा सड़क पर आ हूं, पवन जाएगा। खेड़ा प्लीज, जफर इस्लाम मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ऐसे मौलानाओं को प्लेटफॉर्म नहीं देके हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे? वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं, हमें पाकिस्तान दे दीजिए, हम जिहाद कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, जिहाद 100 साल से चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लाल बत्ती पर हम हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, मैंने तो ब्रिटिश कानून से यहां पर लाल बत्ती लगाई है अपनी गाड़ी पर, और जिस आदमी को लाल बत्ती मिली है उसकी बात को ऐसी नजरअंदाज कर दें क्या? रोहित जी, पहले तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप पवन खेरा जी का मुंह मत खुलवाइए, इसलिए कि पवन खेरा जी जब मुंह खोलेंगे फूल नहीं बरसेगा, कुछ नफरत की बातें निकलेंगी जो जिसका मुजाहरा उन्होंने किया अभी। अब आते हैं जो आपके सवालों का जवाब देता हूं। देखिए आपने बिल्कुल सही तो किया, clearly ऐसे बोल दिया। मौलाना को एक्सपोज करना जो ये एजेंट बन के कौम धर्म को यूज कर रहे हैं, एजेंट बन के पॉलिटिकल पार्टी के। अगर पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिक्स में जाए, लेकिन एजेंट धर्म का यूज करके एजेंट बनते हैं। अभी ममता बनर्जी के एजेंट हैं, और जिस तरह की बातें कह रहे हैं ये मौलाना नहीं कह रहे, ये बातें जो है टीएमसी ममता बनर्जी कहलवा रही है उनसे, और ये देश तोड़ने वाली बातें ममता बनर्जी कहला रही है। कब से? जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दौरा किया उन्होंने वेस्ट बंगाल का, तब से वो ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और इस तरह के एजेंट्स को यूज कर रही है, किसी तरह से आपसी टकराव हो और माहौल बिगड़े ताकि उनको राजनीतिक फायदा उठाए वो मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 करोड़ मुसलमान क्या 1% मुसलमान, फ्रैक्शन ऑफ परसेंट मुसलमान इस तरह के ढोंगी मौलाना से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए धर्म को बेचते हैं, धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं। हमारा सवाल ये नहीं है कितने लोग फॉलो करते हैं कितने नहीं, हमारा सवाल ये है कि ऐसे लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं खुलेआम, इनको नहीं, ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूं रोहित जी कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और चैनल पे इनके साथ था, ये कह रहे थे कि आपका मर्डर करवा देंगे। अब बताइए, इस तरह की मर्यादा है उनकी, आप हमें डायरेक्टली चैनल पे कह रहे हैं आपकी मर्डर करवा देंगे, आप आइए यहाँ पर मर्डर करवा देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ममता बनर्जी शांत बैठी है, ममता बनर्जी को इनको सीधे हवालात के अंदर में FIR करना चाहिए और हवालात के अंदर में इनको डालना चाहिए, यही मेरी उनसे डिमांड है। आतिफ अली अल कादरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल, आप लोग पाकिस्तान की तरफ से लड़ना चाहते हैं क्या, जो मौलाना साहब कह रहे थे अभी बरकती जी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल, सॉरी ये सवाल कौन पूछे समझ में नहीं आया आप लोगों में से? मैं रोहित सरदाना बोल रहा हूँ जी न्यूज़ स्टूडियो से। मेरा सवाल आपसे है कि आप मौलाना बरकती के साथ हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें? जी बोलिए। देखिए, हम हक के साथ हैं। मैं आपको सबसे पहले ये खुलासा करना चाहता हूं कि मैं किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं।
मौलाना बरकती साहब हैं या कोई भी है, जो हक पे है हम उनके साथ हैं। ये मेरा पहला मुद्दा ये है। और दूसरी बात ये है कि मौलाना बरकती का एक वीडियो भी मेरे पास अभी भी मोबाइल में मौजूद है, अगर आप बोलिएगा तो हम उसको आपको दिखा पाएंगे। थोड़े दिन पहले उन्होंने ये कहा, देखिए उन्होंने ये कहा, जी क्या बोले, नहीं उन्होंने ये कहा कि अगर सब कोई लाल बत्ती उतार देगा तो मैं भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतार दूंगा। ये वीडियो मेरे मोबाइल में है। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए आप किसी दूसरे इंसान को चैनल पे बैठा के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके ऊपर नहीं थोप सकते, पहली बात। और दूसरी बात यह है, ये जो ममता बनर्जी का बात बार बार आ रहा है, ममता बनर्जी तो खुद लाल बत्ती यूज नहीं करती, तो ममता बनर्जी क्या जबरदस्ती किसी को बोलेंगे कि भाई तुम लाल बत्ती यूज करो या मत करो। ममता बनर्जी डज नॉट यूज रेड लाइट सिंस लॉन्ग टाइम। ये पूरे बंगाल के सबको ये पता है। तो ये लाल बत्ती जो है ये ममता बनर्जी का बात नहीं है, ये ममता बनर्जी का बात, बरकती साहब का बात वो क्या है वो हमको नहीं पता, वो उन लोग का पर्सनल बात है। मगर जहाँ तक मेरा नॉलेज में है कि मौलाना बरकती जो है वो जो बताए हैं कि अगर सब कोई खोलेगा तो मैं भी लाल बत्ती उतार दूंगा। उसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इफ यू वांट मी टू प्ले, मैं उसको प्ले करके दिखा सकता हूँ। ये बात साहब पूरा वीडियो टीवी पर जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है वो तो खुद बोलिए कि हम तो लाल बत्ती यूज करते किसी का पक्ष लेने नहीं आया। पूरा वीडियो टीवी पे चल रहा है। उस वीडियो में ये बात साफ तौर पे दिखाई देती है जिसमें वो कह रहे हैं कि सब लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। तो फिर सुन लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए। इजाजत दे, मैं वो पूरी वीडियो बात चला तो के सुन आपको लीजिए, दिखाऊं? पूरी बात तो सुन लीजिए। आप इजाजत दे हमको। सर पूरी बात तो सुन लीजिए। आप अपना इंटरव्यू करके ले आएंगे तो वो नहीं चलेगा ना सर। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा सब लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं, मैं भी लाल बत्ती लगा के घूमूंगा। मैं कोई केंद्र के कानून को नहीं मानता, मैंने ब्रिटिश कानून के हिसाब से लाल बत्ती लगाई है। पहली बात, वो कौन से ब्रिटिश राज में जी रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरी बात, उन्होंने कहा देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम पाकिस्तान लेंगे, हमें पाकिस्तान दो, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। तीसरी बात, जिहाद 100 साल से चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जिहाद शुरू हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये उनके 3 बयान हैं। अब मुझे ये मत बताइएगा, मेरे पास सबके लिए अलग अलग सफाई है, और बता दीजिए इनमें से किस बयान पर आप उनका साथ देते हैं और इनमें से कौन सी बात हक की बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि भाई हम देश के साथ हैं और हक के साथ है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। रसूल अल्लाह से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। तो रसूल अल्लाह की हदीस है कि हुब्बुल वतनी निस्बुल ईमान। आप कोई भी देश में क्यों ना हो, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए देशभक्ति वो आपका ईमान का आधा हिस्सा है। यह है रसूल अल्लाह की हदीस। तो अगर मैं इस पे अमल करूं तो फिर हमारा हिंदुस्तान का कानून जो है, ये यहाँ जो देशभक्ति का जो बात है, हम बिल्कुल इस देश को सपोर्ट करते हैं, इस देश का कानून को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप क्या ज़बरदस्ती हमको किसी का पक्ष या विपक्ष बना देंगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ये गलत है। देखिए जो हक है हम बिल्कुल हक के साथ हैं। और जहाँ तक लाल बत्ती का सवाल है, मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड जनाब, आप किसी का पक्ष लें, आप किसी का विपक्ष लें। जहां तक मौलाना बरकती साहब का बात है, उन्होंने ये कहा लाल बत्ती के बारे में, मेरे पास उसका वीडियो भी है कि अगर सबको ही उतार देता है तो मैं भी लाल बत्ती उतार देता हूं। बहुत सारा बात उन्होंने कहा, मगर ये पढ़े हुए तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर। सेंटेंस मैंने मैंने साफ आपको बता दिया जो उनके शब्द थे। उन्होंने कहा मैंने ब्रिटिश कानून के हिसाब से लगाई है और मैं केंद्र के कानून को नहीं मानता। साफ उन्होंने कहा। अब मुफ्ती मंजूर जियाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले इदरीस अली हमारे साथ आ गए हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। इदरीस अली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक तो सबसे पहले आपका, क्योंकि आपकी पार्टी के 8 नेताओं को हमने फोन किया, सांसदों को 7 और 1 विधायक को, जो इस कार्यक्रम में ना हिस्सा लेने को तैयार हुए ना ही कुछ कहने को तैयार हुए। मुझे नहीं पता वो मौलाना बरकती से डरते हैं, मौलाना बरकती को शील्ड करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, या फिर क्या वजह रही। लेकिन आप फोन पर आए हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। कम से कम ममता बनर्जी सरकार का और तृणमूल कांग्रेस का पक्ष इस कार्यक्रम में होगा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब सवाल सर मेरा यह है कि मौलाना बरकती को आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। पहले उन्होंने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लिए टिप्पू सुल्तान मस्जिद में प्रार्थना कराई। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम में हमारे चैनल पे उन्होंने बैठ के एक पैनलिस्ट को कह दिया कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक फतवा दिया, ये जनवरी का ही मामला है। उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, हमें पाकिस्तान दिया जाए। सर ऐसे बयान देने वाले आदमी को आप लोग लाल बत्ती दिए हुए हैं।
उनको तो जेल में होना चाहिए। देखिए तो हम तो पार्टी का स्पोक्समैन नहीं है ना। पार्टी का बारे में अगर पूछना है तो हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को पूछिए। आज जो दूसरा हम लोग को स्पोक्समैन है मिस्टर पार्थ चटर्जी ऑनरेबल मिनिस्टर, इन लोग को पूछिए। पार्टी का बारे में वो 7 आदमी जैसा नहीं बोल सका, हम भी ऐसा बात बोल सकता। जो पार्टी का क्या स्टैंड है, हमको बोलना नहीं चाहिए। एक सांसद के तौर पे आपका क्या स्टैंड है सर एक ऐसे व्यक्ति पर जो इस तरह के बयान देता हो बार बार? अगर एक बात बोलिएगा तो मेरा फॉलो स्पीकर भी जैसे बोले, बीइंग ए मुस्लिम जहाँ हम लोग रहता वो देश को मोहब्बत करने होता, दिस इज नो डाउट। मेरा ख्याल से नोबडी इज अबव कुरान, वी हैव टू फॉलो दी कुरान शरीफ फॉलो करता है। लेकिन जो जानकारी मेरा नहीं है, बरकती साहब क्या बोले आज क्या बोले, तो ये अगर जानकारी नहीं रहने से हम कैसे बोलेगा बोलिए। हम तो बोलना नहीं है। फिर हम ये भी सुन लीजिए व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिंदुस्तान मोदी जी के टाइम में। मेरा 3:30 बजे 8 तो फोन है ऑस्ट्रेलिया से, हमको बोला तुमको जान से मार देंगे। दिस इज गोइंग ऑन। तो आपके इसके बारे में इसके बारे में आप लोग कुछ बुझिए। तो आपके मौलाना तो अभी जफर इस्लाम को टीवी पे कह रहे थे कि तेरा गला काट देंगे। फिर जी ये मौलाना साहब अभी टीवी पे जफर इस्लाम को कह रहे थे दूसरे चैनल पे कि तेरा गला काट देंगे। फिर देखिए एक्सक्यूज मी साहब के एंकर साहब, आप जो इसका बारे में हमारा पर्सनल नॉलेज नहीं है। पर्सनल नॉलेज तो मैं बताता हूँ आपको, टीवी पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे सब उनके बयान देख रहे हैं। नहीं सुनिए, हमारा एक बात सुन लीजिए। हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए मैन, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट एज ए पार्टी मैन, हम बोल सकता। तो आपको लगता है कि लाल बातें नहीं, हमको लेट मी फिनिश, एक मिनट टाइम दीजिए। मेरा ख्याल से दिस इज माय पर्सनल व्यू। जो ठीक है, लाल बत्ती के बारे में हम लोग कैसा कर रहे हैं। सवाल लाल बत्ती से आगे बढ़ गया है सर। लाल बत्ती पे तो उन्होंने कह दिया मैं ब्रिटिश कानून मानता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस देश के 25 करोड़ मुसलमान जिहाद कर देंगे सर। जी सुनिए, आप उस जिहाद में शामिल होंगे जैसे प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे ओसामा बिन लादेन के लिए। सुनिए हमारा बात जरा बोलने दीजिए, हमारा आप भी सुनिए काइंडली, जिहाद पीपल को सुने। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मोदी जी अचानक ये बोले हैं जो पहला मई से सब बंद रहेगा, सब बराबर है, कोई किसी का कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं है। ऑल राइट, हम सपोर्ट करता, लेकिन वी ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो उनको बोलिए जो ठीक है सिक्योरिटी भी हटा लिया जाए, सब सब आदमी इक्वल है। हम जब दिल्ली जाने का टाइम देखा चक्कर था प्लेन, कहा है भाई बिकॉज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गोइंग अदर साइड। ये होता लाल बत्ती उठा देने से कि सॉल्व हो जाएगा सब। आप लाल बत्ती पे अटके हैं इदरीस अली, मेरा सवाल उससे आगे बढ़ चुका है। मेरा सवाल केवल इतना है, क्या ऐसे मौलाना को खुलेआम घूमने की छूट होनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी सरकार डरती है इनको पकड़ने से और जेल में डाल देने से, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं आए दिन? देखिए ममता बनर्जी किसी को डरती नहीं है। वो हिंदुस्तान में एक बोल्ड चीफ मिनिस्टर जो किसी को डरते नहीं है, वो हिंदुस्तान का आदमी जानते हैं। तो हम ये माने कि वो ममता बनर्जी की मर्जी से ऐसे बयान देते हैं और खुले घूम रहे हैं? किसी को ममता बनर्जी चाहती है कि वो ऐसी बातें करें? कानून तो है, कानून अगर ममता बनर्जी सोचेगी कि किसी को जेल बोलने का जरूरत है। सर ममता बनर्जी कार्टून बनाने वाले को जेल में डाल देती है, जिहाद की धमकी देने वाले को खुला छोड़ती है, तो हम क्या समझें? वो साथ दे रही है कि डर रही है उनसे? सुनिए ना, ममता बनर्जी आपसे हमसे बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, तो हम तो उनको नहीं बोल सकते ना, अब भी नहीं बोल सकते। मोदी खुद अगर किसी को टाइम आएगा जेल भरना तो वो खुद वोट देगी। वो इतना बोल्ड लेडी। सर 2011 में ओसामा बिन लादेन के लिए आदमी प्रार्थना सभा करा रहा था, आप मौजूद थे वहां पे, कोई बात नहीं। खैर आप कह रहे हैं कि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, मैं टीएमसी का पक्ष नहीं रख रहा। बतौर सांसद आप कुछ कहना नहीं चाहते इनके बारे में कि इनको खुले घूमना चाहिए कि इनको जेल में होना चाहिए? धन्यवाद आपका जी न्यूज़ से बात करने के लिए। मुफ्ती मंजूर जी आई, क्या ये आदमी मौलाना बरकती इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है? अगर नहीं तो ये कहने के लिए कि इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाए, हम जिहाद करेंगे, क्या आप लोग इनका साथ देंगे?
रोहित, बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि मुझे 1 मिनट सिर्फ बोलने दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल सबसे पहले कि जिन मौलानाओं ने इस तरीके की बातें की हैं ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। ऐसे लोगों के, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो जी जी, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हेलो जी, रोहित, मैं कहना चाहूंगा ये मौलाना जिन्होंने इस तरीके के बयानबाजी की है कि हमें पाकिस्तान दे दो और हमें दे दो, अगर हमें पाकिस्तान लेना होता तो उस वक्त ले लिए होते पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से बंटवारे का वक्त था। हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, कल भी हम हिंदुस्तानी थे, आज भी हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। हिंदुस्तानी हमें चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। ऐसे मौलानाओं को बयान देने से पहले बहुत ही सोच समझ कर बयान देना चाहिए। काबिल गिरफ्त बात है। और जब भी उन्होंने ओसामा के खिलाफ बातें की थी, ओसामा के फेवर में दुआएं की थी या उनके बारे में की थी, यह भी बहुत गलत था। लेकिन उसके साथ साथ 2 बातें और भी आती है रोहित। 2 बातें यह आती है कि साक्षी महाराज जैसे लोग जो MP बनकर के कर रहे हैं, एडवाणी साहब जैसे लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वो भी तो बाहर खुले घूम रहे हैं। क्या उनके ऊपर हमारी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर एक पक्ष देखेंगे तो दूसरा पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा। दुनिया में 2 किस्म के लोग बसते हैं, अच्छे और बुरे। तो दोनों लोग यहां पर बस रहे हैं और वो MP भी हैं, MLA भी हैं और आम नागरिक भी हैं। अगर ऐसा करता है जो भी शख्स, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। एज अ मुसलमान, एज अ इंडियन हम बात करेंगे कि वो शख्स जिन लोगों ने हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान की हिमायत करने की बात की है, ऐसे लोगों को फौरन जेल के कोठरी में बंद करना चाहिए और उसके ऊपर में सजाएं आयद करनी चाहिए और उसको तालिबानी बोल करके उसको सजा देनी चाहिए, एंटी टेररिस्ट बोल करके। लेकिन उनको भी खुला नहीं जो छोड़ा जाना चाहिए। जो लोग साक्षी महाराज जैसे लोग, साध्वी विपरागी जैसे लोग, ऐसी औरतें जिन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कि इस्लाम और मुल्क के खिलाफ में है, वो भी बातें सामने हमें रखनी चाहिए। हमें दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। आज मामला सिर्फ मौलाना का है तो मौलाना ने ऐसे बयानबाजी की है, इसके हम मुसम्मत करते हैं। और 25 करोड़ मुसलमान तो क्या 2500 मुसलमान भी उसके साथ इस जुमलों पर कभी साबित नहीं आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें हैं और मौलाना से कोई ना कोई करवा रहा है और किया जा रहा है। बात रही जहां तक ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के अंदर में हम सबको मदर टेरेसा का अक्स नजर आता है और वो बहुत पाक साफ और सुथरी औरत दिखाई देती है हम सबको। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में या उनकी रियासत में तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन मुल्क में अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे मोदी साहब से भी जवाब दीजिए। जफर इस्लाम उनको कहूंगा कि साहब मुल्क में भी जो ऐसा करता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, फिर पवन खेड़ा आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं रोहित भाई से माफी चाहता हूं, कमेंट नहीं ले पाया, आपके पास आऊंगा पहले। बोले जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। हाँ, मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए ममता बनर्जी में आपको क्या दिखता है वो मुझे मालूम नहीं, ये आपने कहा, लेकिन पूरे देश के मुसलमानों को वो नहीं दिखता जो आपको दिख रहा है। पहली बात इसलिए कि वो किसी न किसी तरह से मुसलमानों को वर्गला के उसकी ऐसे मौके पे उनको मजम्मत करनी चाहिए स्टेटमेंट की। अगर कोई भी अगर पार्टी का किसी MP ने भी गलत बोला है, हमने उनकी मजम्मत की और उसको डिस्टेंस किया उस स्टेटमेंट से। लेकिन ममता बनर्जी ने आज तक अभी तक इस तरह के इतना गलत बयानी को भी एक बार भी उसको कंडेम नहीं किया, ना पार्टी के किसी प्रवक्ता या किसी लीडर्स ने कंडेम किया। आज अभी जो लाइन पे आए थे रईस इदरीस अली, क्या नाम था, उन्होंने कितना साफ गोई से भाग गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मजम्मत नहीं की इस स्टेटमेंट की। इससे साफ साफ 2 बातें जाहिर होती है कि ममता बनर्जी के इशारे पे ये आदमी बोल रहा है और ये देश को तोड़ने के लिए देशद्रोही वाली बात कर रहा है। और ऐसे लोगों के लिए जितना भी कंडेम किया जाए और उनको उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। राकेश सिन्हा, क्या ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए या लाल बत्ती वाली कार में? जी देखिए, इस पूरी घटना को एक पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। क्या बरकती एक व्यक्ति है? बरकती टीपू सुल्तान मस्जिद का उलेमा है। टीपू सुल्तान मस्जिद के महत्व को पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान जानते हैं। एक दूसरा, बरकती बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा है, जिसको अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं। डायरकी का मतलब था 2 राजा का होना। आज बरकती और ममता बनर्जी दोनों मिलकर शासन चल रहे हैं। सोशल मीडिया और वास्तव में जहां भी आप देख लीजिए ममता बनर्जी और बरकती के क्या संबंध है, राजनीतिक संबंध क्या है, ये सबको दुनिया को मालूम है। तीसरी बात समझिए, बरकती वहाबी दर्शन का समर्थक है। सिर्फ इतना ही है जो अभी आपके चैनल पर कादरी साहब बोल रहे थे और अली साहब बोल रहे थे, वो अपने दिल में छिपा कर रखे हुए हैं और बरकती ने उसको दिल की बात को जुबान पर ला दिया है। ये वहाबी आइडियोलॉजी जिसने बंगाल में 1946 के अंतर्गत डायरेक्ट एक्शन किया था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सामान्य घटना मत लीजिए कि उसने वाहियात बयान दे दिया जो पवन खेरा साहब कह रहे थे। माफ़ कीजिएगा पवन खेरा साहब, इस तरह के बयान को वाहियात बयान कहकर ऐसे ताकतों को मजबूत किया जाता है। ये वहाबी आइडियोलॉजी को लेकर ये जिहाद का ऐलान करने वाला आज़ाद भारत का पहला एक ऐसा इमाम है जो खुले तौर पर भारत में जिहाद की बात कर रहा है और पुनः पाकिस्तान निर्माण की बात कर रहा है। इस पर अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है। ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। ममता बनर्जी का सह है, चूंकि बंगाल में 27% मुसलमान वोट है और 27% मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस हो या TMC हो,
इनके लिए वोट महत्वपूर्ण है। यदि वोट महत्वपूर्ण नहीं होता तो 47 की घटना हमें देखने को नहीं मिलती। एक एक करके अपीजमेंट करते रहे, वाहियात बयान करके छोड़ते रहे, अंत में 47 से राकेश सिन्हा साहब, कहना चाहता हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान आप सुन लीजिए, इस तरह के इमाम के पीछे चलेंगे? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान इस वाहियात इमाम के पीछे चलेंगे? मैं कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, आपको क्या मालूम है? मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। इसके नहीं, आप किस गारंटी से कह रहे हैं? अरे सारे हिंदू आपके पीछे नहीं चलना चाहते। आप खाली तो हाथ मुसलमान से ममता सुनी करता है। ममता बनर्जी की सरकार के कितने हिंदू आपके साथ चलना चाहते हैं? एफआईआर लॉन्च मैं हिंदू आपके पीछे नहीं चलूंगा। दुकानदार मुसलमान है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कांग्रेस से मैं क्या पूछूं? कांग्रेस ने तो इस देश को उस जहां तक पहुंचाया ममता बनर्जी। हिंदू मैं आपकी आरएसएस के पीछे नहीं चलूंगा जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। तो ये इमाम को मुसलमानों का ठेकेदार बन रहे हैं, इनके पीछे कितने मुसलमान चलेंगे? बांटने की जो साजिश चल रही है उस साजिश का बरकती अंग है कांग्रेस, सोनिया गांधी की पार्टी। आप दोनों एक साथ बोलना शुरू कर दिए। गांधी देश को एक रखना नहीं चाहेंगे। दोनों ने एक साथ बोलना शुरू ममता बनर्जी कभी देश को एक रखना नहीं चाहेंगे। आप सोनिया गांधी पर सिन्हा जी, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। प्रोफेसर सिन्हा और प्रोफेसर सिन्हा पवन खेड़ा आपस की आलोचना करने की जगह बात करने को जेल के अंदर भेजना चाहिए। घर में कीजिए, आवाज करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता फिर। स्टेटमेंट का समर्थन कर रही है। ठीक है, रुक जाइए सर। प्रोफेसर राकेश सिन्हा थोड़ा रुक जाइए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा थोड़ा रुकिए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा रुकिए, पवन खेड़ा रुकिए। उपनिवेशवाद का समर्थन किया, प्लीज अच्छी लेनी चाहिए। जेल जाना तो बहुत छोटी बात है। प्लीज सर, प्लीज पवन खेड़ा जी, मैं आप ही के पास प्लीज रुक जाइए ना। दूसरे भाई बाकी लोग आपको समझ तो पाए आप लोग क्या बोल रहे हैं। रुकिए कादरी साहब। पवन खेड़ा, आप कह रहे हैं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं इनके आरएसएस का समर्थन नहीं करता। ठीक है सर, ओके, आप समर्थन नहीं करते होंगे इनके आरएसएस का, लेकिन मौलाना बरकती को कवर फायर खूब देते हैं आप, ये कह के कि अरे इनकी बातों को क्यों तवज्जो दे रहे हो? कौन दे रहा है साहब? आप इनकी बातों को क्यों सुनाते हो? अरे इनकी बातों से तो तुम टीआरपी बटोर रहे हो। अरे इनको तो खुली छूट दे दो। अरे इनको तो खुलेआम कहने दो कि 25 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और मैं जिहाद कर दूंगा इस देश में। दे रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो इस आदमी का। हाँ, इस आदमी का प्रचार आप तो यहाँ ट्वीट कर करके आप तो ट्वीट कर करके न्योता दे रहे थे लोगों को। किस लिए दे रहे थे सर? उस पर आपने जवाब नहीं दिया। पूरे देश में आप इसको हीरो बना रहे हो। उस पे आपने जवाब नहीं दिया। फोटो आप लोग खिंचाते हो वोट के टाइम जाके इनके साथ टोपी लगा के, प्रचार हम करते हैं इनका, वोट आप मांगते हो इनसे, प्रचार हम करते हैं इनका, तस्वीरें आप खिंचाते हो इनके साथ, प्रचार हम करते हैं इनका, आप पीछे पीछे आप घूमते हो इनके, प्रचार हम करते हैं इनका। आप इस तरह के देशद्रोहियों को प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं?